पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास को लुसेंट की किताब से कैसे कवर किया जाए। क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर आप केवल लुसेंट की किताब से ही कवर करते हैं, प्लस उसमें मैंने बताया था कि ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास की कुछ कुछ चैप्टरों के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं, है ना। मिडिवल में जो है कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लुसेंट की किताब उठाइएगा, उसमें से दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल को भी पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। वैसे बहुत छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है लुसेंट में, उसको आप देख लेंगे और कमेंट में लिख के बताएंगे तो मैं उसके लिए भी बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास को स्पेक्ट्रम की किताब से ये कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, क्योंकि काफ़ी मोटी किताब है। लेकिन एक बात ये श्योर है कि जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को एक तरह से बाइबल कहा जाता है, ग्रंथ कहा जाता है, उसी तरह से स्पेक्ट्रम जो है ना, या बिपिन चंद्रा की जो हिस्ट्री की बुक है, वो एक तरह से हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपकी बाइबल है। और इसको सिर्फ आप कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये ऐसा सोर्स है जिसको कि यूपीएससी तक भी रिकमेंड करते हैं, और सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ करके यूपीएससी निकाल लिया करते हैं। तो बीपीएससी में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं मुझे कि कितना उपयोगी बुक होने वाला है। तो इसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक और बात, मैं यहाँ पर हिंदी स्पेक्ट्रम की किताब के बारे में बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले इसी को आप जो है देख लेंगे, चैप्टर का आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं। साथ ही मेरा मानना है कि मीडियम कोई मतलब ही नहीं रखता है। मेरा भी मीडियम जो था वो इंग्लिश ही था, लेकिन मैं हिंदी की किताबों को पढ़ा करता था, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ना ज़रूरी है कि चीज़ें आपको समझ में आए, मीडियम ज़रूरी नहीं है। तो मैं हिंदी की किताबों को भी पढ़ा करता था और अंग्रेजी की किताबों को भी पढ़ा करता था। तो अंग्रेजी की किताब पढ़ने में शुरुआती दौर में दिक्कत आती है, लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया था, तो अंग्रेजी की जो स्पेक्ट्रम बुक है ना, उसमें काफ़ी हार्ड वर्ड दिए हुए थे जो कि मुझे समझ में नहीं आते थे शुरुआती दौर में। तो मैंने हिंदी की किताब को पढ़ा था, वहाँ से मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, और देन उसके बाद इंग्लिश की किताब पे मैंने जंप किया था। तो जिन लोगों को भी अंग्रेजी लेना चाहते हैं लेकिन अंग्रेजी में प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी आप ऐसी ट्रिक अपना सकते हैं। और एक और बात कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है ना, वो है आधुनिक भारत के स्रोत एंड उपागम। करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भारत में यूरोपियों का आगमन, जिसमें कि पुर्तगाली कैसे भारत में आए थे, डच कब कब आए थे, कहाँ उनकी पहली फैक्ट्री बनी थी, इन सबको डेट के साथ आप एक कॉपी में नोट करके अच्छे से रिवाइज करेंगे। पहले पुर्तगाली आए थे कि डच आए थे कि अंग्रेज आए थे कि फ्रांसीसी आए थे, फिर लास्ट में कौन गया था, फ्रांसीसी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि सबसे पहले कौन सा आया था और सबसे लास्ट में कौन गया। तो आपको भी पता है कि सबसे पहले तो पुर्तगाली ही आए थे भारत में, लेकिन सबसे लास्ट में कौन गया, इसमें आप कंफ्यूज कर जाइएगा। बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि पुर्तगाली ही सबसे लास्ट में गए थे, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को आपको पढ़ लेना और काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है कि पुर्तगाली का पहला गवर्नर कौन था, पुर्तगाली कहाँ पर आया था, पुर्तगाली जो क्या व्यापार करता था, कौन कौन चीज़ें को बेचता था, कौन कौन से युद्ध लड़ी अंग्रेजों के साथ में, कहाँ उनकी राजधानी थी, कहाँ उनकी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई, कौन सा उनका प्रमुख केंद्र था। ये सारी चीज़ें आपको पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इन सब चीज़ों से देख लेना है। खास करके यहाँ पर देखिए, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष दिया हुआ है। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युग, सेकंड आंग्ल फ्रांसीसी युग किस समय हुआ था, कौन से संधि के साथ उसका एंड हुआ था, है ना। ये सारी चीज़ें आपको डेट के साथ यानी ईयर के साथ आपको याद होनी चाहिए। पेरिस की संधि कब हुई थी, फ्रांसीसियों का जो है पहला गवर्नर कौन आया था, तो ये सब आपको जो है अब पता होना चाहिए। साथ ही साथ फ्रांसीसी क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाए, अंग्रेज क्यों इतना हमारे ऊपर में सक्सेसफुल हो पाए कि 200-400 सालों तक राज किया हमारे ऊपर में, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएगी पढ़ने के बाद। तो यूरोपियों का आगमन जो है ना, वो पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना है और डिटेल स्ट्रेटजी करनी है उनके जो जैसा कि मैंने बताया, उन सब चीज़ों को एक कॉपी पे नोट करना है। और खास करके जो इनकी क्रोनोलॉजी होगी ना, किस किस समय कौन कौन पहले आया, कौन कौन बाद में आया, ये आप जरूर कर लीजिएगा। प्लस एक होता है कि अंग्रेजों में गवर्नर, प्लस एक होगा आपका कि अंग्रेजों का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये आप लुसेंट की बुक से कर लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेट इसको पढ़ने के बाद आपको जो है ना, मैं रिकमेंड करूंगा कि लुसेंट की बुक से एक बार दोहरा ज़रूर लें,
समझ गए? क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ेंगे ना वो बहुत विस्तारित होगी। लुसेंट में जो है वो कंसाइज करके संक्षिप्त करके दिया गया है और उसको आप ज़रूर पढ़ेंगे, या फिर क्राउन पब्लिकेशन की पढ़ेंगे, या फिर जो भी आप बुक लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो एक बार उसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। देखिए, तो ये चैप्टर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई नुकसान होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें दी नहीं गई है। मुगल साम्राज्य का पतन दिया गया है, स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय दिया गया है। तो इसमें क्या करना है आपको कि इस चैप्टर के पीछे या स्पेक्ट्रम के हर एक चीज़ों के पीछे ना समरी दी हुई है। तो ये वाली चैप्टर को जो है आपको समरी से ही कर लेंगे तो एनफ होगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या पतन के कारण थे वहाँ पर पॉइंट वाइज लिखे हुए समरी में, चैप्टर के पीछे में, वहाँ से देख लेंगे। विघटन के क्या कारण थे, फिर जो ये क्षेत्रीय राज्यों का उदय था ये भी आप वहाँ से देख सकते हैं। सामाजिक आर्थिक दशाएं जो हैं ये भी आप वहाँ से देख सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। लेकिन बीपीएससी के लिए ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है आपका ब्रिटिश विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। तो इसमें क्या है ना, ये चैप्टर तो आपको नेगलेक्ट करना ही नहीं है, खास करके जो बंगाल वाला पोर्शन है, चूंकि उस समय हमारा बिहार भी जो है वो बंगाल में आता था। तो ये चैप्टर तो आपको नेगलेक्ट करना ही करना नहीं है, पूरे अच्छे से और पूरे डिटेल्ड में आपको पढ़ना है। फिर देखिए मैसूर विजय, मैसूर विजय भी आपको पढ़ना है। टीपू सुल्तान है, अक्सर चर्चा में रहते हैं। फिर जो है हैदर अली है, तो ये सब आपको जो है पता होना चाहिए। साथ में यहाँ पर आंग्ल मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध, तो इन सब की जो डेट लाइन है ना, ईयर लाइन जो है ना वो, और किस पे और किस संधि के साथ खत्म हुआ था, कौन सा उस समय ब्रिटिश गवर्नर था, ये सारे चीज़ें आप छाट करके एक कॉपी बना करके वहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से पंजाब विजय आता है, ज़रूरत नहीं है पंजाब विजय की। इसी तरह से पंजाब विजय आता है, ज़रूरत नहीं है। मराठा, मैसूर, बंगाल, ठीक है। और ये सब की ज़रूरत आपको नहीं है पंजाब की। बस इसकी आप देख लीजिएगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, लाहौर की संधि कब हुई थी, और महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो किस मिसल के सरदार थे। उनका जो था मिसल था वो मैं बता देता हूँ, सुकर चकिया था, तो इस मिसल के थे, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा वहाँ से। वैसे आप पंजाब को नेगलेक्ट भी कर देंगे तो कोई ज़्यादा घाटा होने वाला नहीं है। ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, रिंग फेंस की संधि, सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि, फिर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है आपको, ठीक ना। और कौन इसको लेकर के आया था वो याद करना है। इसके साथ साथ में इसके अंदर में इसके साथ साथ में ये भी याद करना है कि इस नीति के द्वारा जो है कौन कौन से राज्य को मिलाया गया था और कौन कौन से राज्य उस चीज में शामिल नहीं हुए थे। जैसे कि सहायक की संधि में था कि पहला शामिल होने वाला राज्य कौन सा था, फिर जो है अंग्रेजों का साथ मतलब कि व्यापक, फिर उसी तरह से जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जो सबसे अंतिम में था वो कौन सा था, कितने राज्य इसमें मिलाए गए थे। इसी तरह से आपको जो है चीज़ों को इसको पढ़ना है। फिर ब्रिटिश भारत का सीमावर्ती देशों के साथ संबंध है। ब्रिटिश भारत का सीमावर्ती देशों के साथ संबंध, जिसमें कि भूटान, नेपाल, बर्मा, तिब्बत, अफगान, जरूरत नहीं है। नेपाल थोड़ा सा पढ़ सकते थे क्योंकि नेपाल का उस समय चर्चा चल रहा था, लेकिन बस इसमें सुगौली की संधि कहाँ हुई थी और जो है आपका सुगौली है कहाँ पर, तो सुगौली जो है वो बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और सुगौली की संधि जो है 1816 ईस्वी में हुई थी, है ना। तो ये नेपाल आप वहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समरी लास्ट में हर एक चैप्टर के दिए हुए हैं, उस समरी को एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं और करना भी चाहिए। मैंने भी यही किया था, ठीक है। पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उसको डिटेल्ड में पढ़नी है, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको समरी से उसको पढ़ लेना है। फिर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह, जिसमें कि राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण आते हैं, आपके धार्मिक कारण, आर्थिक कारण ज़रूरत नहीं है। बस आर्थिक कारण यूपीएससी में एक बार पूछा गया था, बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसका भी क्या करना है, समरी से एक बार देख लेना है, अच्छे से वहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट वाइज में याद कर लेंगे, और ये आपकी मेंस में भी आपको काम देगी, ठीक है। और स्पेक्ट्रम की बुक मैं बता रहा हूँ वो मेंस में भी आपको काम देने वाली है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं, तो मेंस में इसका रेफरेंस लिया जा सकता है। अब आते हैं 1857 का विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डिटेल्ड स्टडी करनी है। साथ ही इसको जो है अगर आपको डिटेल स्टडी करने के बाद लगता है कि कुछ छूट गया है तो एक बार समरी को देख लेना है और इसको फिर जो है लुसेंट की बुक से मिला करके पढ़ लेना है। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, ये चैप्टर तो इतना इंपॉर्टेंट है ना कि क्या बोले जाए। हर एक बार यूपीएससी और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार पूछे जाते हैं, और यूपीएससी बीपीएससी का ये फेवरेट चैप्टर है आपका। तो
तो इसमें जो जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जैसे ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, जैसे कि देवबंद स्कूल था, एंग्लो इंडिया स्कूल था, है ना, मोहम्मडन एंग्लो इंडिया स्कूल था, तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको पढ़ लेनी है। उसको किसने स्थापित किया था, कब स्थापित किया था, ये अच्छे तरीक़े से जो है आपको नोट कर लेनी है इस चैप्टर को। इसको आप समरी से करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी, डिटेल्ड स्टडी करनी है इसकी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत। तो देखिए 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो हुआ उदारवादी, ठीक है, एक हुआ गर्मपंथ, एक हुआ नरमपंथ, ये आपको पता ही है। एक होता है एक्सट्रीमिस्ट मतलब क्रांतिकारी। तो इन सब का बेसिक डिफरेंस जो है ना वो पता होना चाहिए, तो उसके लिए ये चीज़ें पढ़नी ज़रूरत है। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ पाते हैं ये चैप्टर तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे उदारवादी क्या होता था ना, उदारवादी मतलब जो प्रारंभिक कांग्रेस था, तो प्रारंभिक कांग्रेस का क्या था ना कि वो अंग्रेजों को जो है एक तरह से बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म, मतलब उसको कहते हैं कि उदारवादी अशासक, तो समझते थे कि जो ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए हैं ना वो हमारे भलाई के लिए आए हैं, हमको उनकी ज़रूरत है, हम लोग सिविलाइज्ड नहीं हैं, सभ्य नहीं है, तो वो लोग हमको सभ्य बनाएंगे, हम लोग एजुकेटेड नहीं है तो वो लोग हमको एजुकेटेड बनाएंगे, और उनके बाद उनको जो है एक ना एक जब हम लोग सभ्य बन जाएंगे, जब हम लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, मॉडर्न हो जाएंगे, तो उसके बाद अंग्रेज वहाँ से चले जाएंगे। तो वो लोग क्या करते थे ना, अंग्रेजों का खुल करके विरोध नहीं करते थे। उसके बाद आपका गर्मपंथ, वो कहते थे गर्मपंथ में क्या कहते थे, जिसमें तिलक जी हमारे विपिन चंद्र पाल और आपका जैसे कि लाल बाल पाल पढ़ते हैं ना, लाला लाजपत राय भी थे उसमें। तो ये सब का मानना था कि अंग्रेज जो है हमारा शोषण कर रहा है, ठीक है, और इनका जो स्टाइल था वो डिफरेंट था। और जो नरम पंथ है उसका स्टाइल मैंने बताया है कि इनका स्टाइल जो था वो डिफरेंट था। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बाकी जो है ना, बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं, बम्बई में राजनीतिक संस्थाएं, मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं, कांग्रेस में पूर्ववर्ती अभियान। तो देखिए बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं मतलब कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, फिर जो है बम्बई एसोसिएशन, मद्रास एसोसिएशन, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से ईयर वाइज आपको थोड़ा सा हल्का सा नोट कर लेना है। नहीं करेंगे तो समरी दिया हुआ है वहाँ से भी उसको आप नोट कर सकते हैं। तो वैसे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी और उसमें कौन कौन थे, ठीक है। मद्रास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी और उसमें कौन कौन थे। कांग्रेस वाला बहुत घिसा पिटा और सभी को पता है, इसलिए कांग्रेस से उतना ज़्यादा नहीं पूछा करते, बम्बई और मद्रास पूछा करते हैं। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा देख लेना है, छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उद्देश्य एवं कार्यक्रम। तो देखिए उद्देश्य एवं कार्यक्रम को पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। उद्देश्य आपको पता है, मैंने बता दिया कि उदारवादी थे पहले, वो समझते थे कि अंग्रेज हमारे भलाई के लिए आए हैं, हमारा भलाई करके वो चले जाएंगे। तो यही था स्टार्टिंग में, तो उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन पे, बहुत इंपॉर्टेंट, 1905 से लेकर 1919 तक। अब जो एज शुरू हो रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम से ही चल जाएगा पता कि बंगाल विभाजन था, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, स्वदेशी आंदोलन था, फिर कांग्रेस का सूरत विभाजन था, सरकार की रणनीति थी क्रांतिकारक, आतंकवाद था, आतंकवाद मतलब जाके अकेले गोली मार देना किसी को, पार्लियामेंटो सुधार था, है ना, फिर भारतीय राष्ट्रवादी एवं प्रथम विश्व युद्ध था, होम रूल लीग था, फिर आपका जो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, मॉन्टेगो की घोषणा। तो हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से डेट वाइज, ईयर वाइज, नेता वाइज, जैसे कि कांग्रेस के सूरत विभाजन जब हुआ था उस समय कौन थे उसके लीडर थे, है ना, जब कांग्रेस का पहला मीटिंग हुआ था उस समय कौन लीडर थे, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होने चाहिए। पार्लियामेंटो सुधार कब हुआ था, बंगाल विभाजन कब इफेक्टिव हुआ था, डेट के साथ, नॉट ईयर के साथ में। 1905 में हुआ था, सभी को पता है। डेट कब हुआ था ये आपको याद करना है, मैं भी भूल गया हूँ, तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से लेकर 1939 तक का, जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद का युग हुआ था। तो देखिए क्या हुआ था स्टार्टिंग में कि जो पहले जो थे ना वो माना करते थे कांग्रेस वाले कि अंग्रेज हमारे भलाई के लिए आए हैं, लेकिन कुछ जो दल थे ना वो ऐसा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि जो उदारवादी हैं वो कुछ ज़्यादा ही मतलब वो भटका रहे हैं हम लोगों को। तो जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ ना, लोगों में जो चेतना पैदा हुई कि हम भी पढ़े, अपने भारतीय इतिहास का गौरव, उनको जब पता चला कि हमारे भारत जो थी सोने की चिड़िया हुआ करती थी और कई लोगों ने लूट लूट के उसको गरीब बना दिया, तो इससे जो है एक तरह से राष्ट्रवाद, अपने कंट्री के प्रति जो है वो प्यार पैदा होने लगा लोगों में। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय यहाँ से आता है, और ये मेंस में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो मेंस में भी ये चैप्टर काफ़ी यूजफुल होने वाला है आपके लिए,
ठीक है। और वैसे तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ही, जैसे रॉलेट एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 है, मॉन्टेगो चेसफोर्ड जो है वो सुधार है। फिर इसमें मॉन्टेगो चेसफोर्ड कौन कौन थे, मॉन्टेगो कौन से सचिव थे, चेम्सफोर्ड जो था वो वाइसरॉय था। तो ये सब चीज़ें, गांधी जी को तो मतलब कहिए मत, गांधी जी से क्वेश्चन हर एक बार पूछे जाते हैं। और गांधी जी की पता है कि गांधी जी एक लीडर थे जिनको कि आज़ादी का श्रेय दिया जाता है, लेकिन वो इसलिए दिया जाता है कि गांधी जी ने ही आज़ादी दिलवाई थी। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा मेरे अनुसार से। सभी लोगों की बराबर योगदान थी, लेकिन गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन था ना, ये लोगों को साथ लेके चलते थे, है ना। इन्हीं के साथ जो है वो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था वो वाकई में स्वतंत्रता संग्राम बना, क्योंकि हर एक आदमी को आज़ादी चाहिए थी। पहले जो था ना उदारवादियों की नीति, तो वो लोग जो है लीडर बन जाते थे और लीडर के रूप में वो काम करते थे, उसमें लोग शामिल नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब से गांधी जी का आगमन हुआ हमारे भारत में ना, तब से जो है आम आदमी भी समझने लगा कि ये अंग्रेज जो है ना, ये हमारा लूटने के लिए तैयार है ना, हमको लूटने के लिए तैयार है। तो ये कंट्रीब्यूशन था गांधी जी का, और ये आपका इंटरव्यू में काम आएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी का ही क्यों, अगर आपसे इंटरव्यू में ऐसा कभी पूछा जाए कि गांधी जी को ही क्यों कहा जाता है कि उन्होंने आज़ादी दिलवाई, तो ऐसा आपको जवाब नहीं देना है कि जी सर मेरे अनुसार से गांधी जी ही जो है एकमात्र लीडर थे, ऐसा नहीं बोलना है। आपको बोलना है सर मेरे अनुसार से गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन उसके साथ साथ सभी लोग जो भी कंट्रीब्यूशन किए थे, आम आदमी लीडर, उन सभी का बराबर का योगदान था। तो उन सबको अगर मैं नाम नहीं लेता या उन सबको याद नहीं किया जाता, तो ये कहीं ना कहीं जो है एक तरह से मेरे लिए जस्टिस नहीं होगी। ठीक है, इस तरह की आंसर आपको इंटरव्यू में देना है। तो किसी भी लीडर को जो है ना इंटरव्यू के समय में या मेंस के समय में ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। कंक्लूजन में जैसे गांधी जी पे कभी क्वेश्चन आया, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो गांधी जी पे क्वेश्चन आया ना, गांधी जी का बारे में आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखिए, मेन बॉडी में लिखिए, लेकिन जब कंक्लूजन लिखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आप शामिल करेंगे कि गांधी जी जो थे ऐसे लीडर थे जो कि स्वतंत्रता संग्राम को रियली स्वतंत्रता संग्राम बनाए लोगों की भागीदारी से। लेकिन उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि आम आदमी को भी ये समझ में आने लगा कि जो है अंग्रेज हमारे मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कि शोषण के लिए है। और तभी जाकर के गांधी जी के आगमन के मात्र 30 सालों के बाद, यानी 1915 में वो हमारे भारत में आए थे। मतलब उनका जो कार्यक्रम था वो शुरू हुआ था, और 1947 में तकरीबन हो गया 30 साल के आसपास में, 30-32 साल, तो आज़ादी मिल गई थी। जबकि हमारी लड़ाई बहुत पहले से, जबकि हमारी लड़ाई जो है 1857 से चल रही थी, है ना। फिर आता है सांप्रदायिकता का विकास। तो सांप्रदायिकता का विकास में क्या है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन, उसका विरोध कब आया था, साइमन कमीशन कौन कौन थे उसमें, भारत में कब कदम रखा था, बिहार में कब कदम रखा था, नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या था, नेहरू रिपोर्ट को कब तैयार किया गया था, नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन थे, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, फंडामेंटल राइट थी, इकोनॉमिक जो थी, ये सब चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, हर एक चैप्टर ही आपका ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कराची का जो अधिवेशन है, लाहौर का जो अधिवेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सांप्रदायिकता का विकास, तो सांप्रदायिकता क्या होता है ना, कि लोग जो होते हैं वो किसी खास संप्रदाय के होते हैं और वो समझने लगते हैं कि हमारा जो संप्रदाय है ना वही श्रेष्ठ है, और दूसरे संप्रदाय के साथ में वो जो है वो मतलब तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। तो इसको बोला जाता है एक्सट्रीम सांप्रदायिकता, मतलब एक्सट्रीम कम्युनलिज्म बोला जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में। राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता एवं विभाजन काल देख लीजिए, 1939 से लेकर 1947, मतलब आज़ादी इसी समय हमको मिल गई थी। तो यहाँ पर ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन पढ़ना है, एक एक वर्ड पढ़ना है आपको अच्छे से। फिर है आपका 1857 के पश्चात प्रशासनिक परिवर्तन, तो ये पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, समरी दिया हुआ है, समरी से एक बार उसको जो है आप रिवाइज कर लेंगे। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि उन्होंने सभी चीज़ों को ही डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन कुछ चीज़ों में जो है वो मॉडर्न लेके आए थे। जैसे कृषि जो थे, पहले लोग जो है हल से काम किया करते थे, लेकिन उन्होंने जो है इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, मॉडर्नाइजेशन किया इसका, है ना, आधुनिक यंत्र से खेती की जाने लगी। तो कहीं ना कहीं वो अपने लाभ के लिए कर रहे थे, लेकिन बाद में वही चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारे लाभ के लिए भी अभी हो गई हैं। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समरी देख लीजिएगा, वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। भारतीय प्रेस का विकास, छोटा सा चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि स्पेक्ट्रम के लास्ट में, एकदम किताब के लास्ट में जो है ना, वो चैप्टर वाइज दिया हुआ है कि प्रेस का विकास में तो कौन कौन सी मैगजीन, कौन कौन सा न्यूज़पेपर, कौन उसको शुरुआत किए थे, कब किए थे, ये सब चीज़ें वहाँ से उसको रिपीट कर लेना है। नहीं तो लुसेंट में भी कैटेगराइज किया गया है। हम लोग बाद में जब
प्रीलिम्स नज़दीक होगा ना तो उसको देखेंगे अच्छे से। तो प्रेस का विकास बहुत बढ़िया से देखना है। वर्नाकुलर एक्ट, इसके अनुसार जो है कौन सा न्यूज़पेपर जो था वो इंग्लिश से हिंदी मीडियम में अमृता बाजार पत्रिका था। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और अच्छे से पता होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं आपके। शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आंग्ल प्राच्य विवाद, थॉमसन के प्रयास, चार्ल्स वुड डिस्पैच, एकदम मतलब माइलस्टोन है ये। इसी के बाद कहा जाता है कि हमारे देश में जो आधुनिक शिक्षा का शुरुआत हुआ था। फिर हंटर शिक्षा आयोग, तो हंटर कमीशन पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है। तो हंटर कमीशन दो था, एक था जलियांवाला बाग के बाद हंटर कमीशन बैठाई गई थी और एक जो था शिक्षा में हंटर शिक्षा आयोग बैठाई गई थी। तो कंफ्यूज नहीं करना है। प्लस कि चार्ल्स वुड, हंटर कमीशन, फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, शिक्षा नीति पर सरकारी प्रभाव, सैंडलर, तो इन सब का जो काल है ना वो भी आपको देख लेना है, कंफ्यूज नहीं करना है। क्योंकि ऐसा बीपीएससी पूछती है कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। इधर आपको चार्ल्स वुड दे देंगे, इधर आपको ईयर दे देंगे और मैच करने के लिए बोलेंगे। तो अच्छे से याद नहीं रहेगा तो कन्फ्यूज कर जाएंगे और पीटी रुक जाएगा। वैसा मैं नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए अच्छे से इसको पढ़ लेना है। बाद है फिर ब्रिटिश शासन के कुछ पहलुओं पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ। तो इसमें है आपका नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, नहीं पढ़ना है। लुसेंट में अच्छे से दिया हुआ है, उसी से पढ़ लेना है इसको। भारतीय रियासतें नहीं पढ़ना है आपको, लुसेंट में जो दिया हुआ है उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। भारत की भू राजस्व नीतियाँ, इजारेदारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा, स्थायी प्रथा, महलवारी पत्ती, तो इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए और साथ ही साथ ये किस क्षेत्र में लागू हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। कृषि का आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। सहजानंद स्वामी, और ये बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ये कृषक आंदोलन, फिर उसके बाद ट्रेड यूनियन आंदोलन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें कुछ जो है, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, फिर जो AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कौन किए थे, KM मुंशी कौन थे, KM मुंशी कौन थे, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी जो है वो समरी दी रहेगी, उसको आप देख लेंगे, उसी से काम हो जाएगा। राष्ट्रवादी विदेश नीति का विकास नहीं पढ़ना है, जरूरत नहीं है इसका, फालतू का। भारत की स्वतंत्रता से 1964 तक का नहीं पढ़ना है ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, दिमाग नहीं लगाना इसमें। अब आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, जो मैं बोल रहा था कि किताब के लास्ट में आपको जो है ना महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। जैसे लुसेंट में कैटेगराइज करके दिया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ कि लुसेंट में जो बॉक्सेस दी होंगी ना उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। तो ये सब जो चैप्टर है आपका, उन सब से मिला करके वहाँ पर उसको देख लेना है, ठीक है। जो जो यहाँ से छूट गई है या तो उसको लुसेंट की किताब के बगल में लिख लीजिए और लुसेंट की किताब को रिवाइज कर लीजिएगा, लास्ट मोमेंट में काम हो जाएगी, है ना। तो मैं बता देता हूँ कि आपको डिटेल में एक बार फिर से कि कौन कौन सी चैप्टर पढ़नी है और कौन कौन सा रिवीजन के समय आपको देख के जाना चाहिए, ठीक है। यूरोपियों का आगमन बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो इसको अभी पढ़ना है आपको, ठीक है। ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति नहीं पढ़ना है, मुगल का पतन का कारण समरी से देख लीजिएगा। ब्रिटिश विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण बहुत डिटेल में पढ़ना है। बंगाल, मैसूर, मराठा जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, तो इसलिए इसको भी डिटेल में आप पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह, जिसमें कि आपके संथाल ये सब वो सब आते हैं, तो वो एक आर्थिक राजनीतिक कारण थे, समरी देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन बहुत डिटेल्ड में पढ़ना है आपको, बहुत डिटेल में पढ़ना है और अच्छे से इसको नोट भी करके रखना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा स्थापना की थी, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, ये सब बिल्कुल याद होने चाहिए। आपका स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत मैंने बताया ही, बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं, बम्बई में राजनीतिक संस्थाएं, मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है, अच्छे से इसको देख लेना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उद्देश्य एवं कार्यक्रम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ओवरऑल समरी आपको बता दी, नहीं देखने की ज़रूरत है, नहीं देखेंगे तो भी काम चल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ से जो आपका शुरू होता है 1905 से लेकर के पूरा 1947 तक, एकदम अच्छे से, मतलब अच्छे से क्या मतलब समझ रहे हैं, एकदम अच्छे से इसको रट के पी जाना है एक तरह से। आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। फिर 1857 के पश्चात प्रशासनिक परिवर्तन नहीं पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रभाव नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, समरी से इसको कर लेना है, समरी को देख करके रिवाइज कर लेना है।
भारत में प्रेस का विकास बहुत अच्छे से पढ़ना है, शिक्षा का विकास बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो है ब्रिटिश शासन के कुछ पहलुओं पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लुसेंट से पढ़ लीजिएगा, उसी से काम हो जाएगा। भारतीय रियासतें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जूनागढ़, हैदराबाद और आपका जो है कश्मीर, इसको आप जानते ही हैं कि जूनागढ़ और हैदराबाद और कश्मीर कैसे कैसे मिलाया गया था, तो ये भी लुसेंट से पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगी। भू राजस्व नीतियाँ, इजारेदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त, रैयत वाली व्यवस्था, महालवाड़ी प्रथी, इन सब का मतलब पता होना चाहिए, कौन कौन से क्षेत्र में ये हुआ था, कितना कितना कैसे कैसे टैक्स लगता था, ये पता होना चाहिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लुसेंट में ये आपको डिटेल में नहीं मिलने वाली है। कृषक आंदोलन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन आंदोलन अच्छे से पढ़ना है, और राष्ट्रीय विदेश नीति का विकास बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता से 1964 तक, बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य जिसमें कि आपको आते हैं बहुत सारी चीज़ें, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, महिलाओं का कुछ आंदोलन है तो वहाँ से पढ़ लेना है। भारत के गवर्नर जनरल वाइसरॉय लुसेंट से पढ़ लेना है। लेकिन जनजातीय आंदोलन जो है आप ये स्पेक्ट्रम से ही करेंगे, लुसेंट के भरोसे नहीं रहेंगे। ठीक है, जातीय आंदोलन, तेभागा आंदोलन, समाचार पत्र एवं जर्नल बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि किताब के जो एंड में जो है ना, वो कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिए एंड में जो है ना, स्पेक्ट्रम ने इस तरह से चीज़ों को जो है कैटेगराइज किया, और इसीलिए कहा जाता है कि स्पेक्ट्रम में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। भले ये किताब मोटी है लेकिन ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें यहाँ पर आपको थाली में परोस के दी गई हैं, बस आपको खाना है इसको। बिपिन चंद्रा की बुक की तरह नहीं कि खाना को पहले थाली में निकालना है और फिर खाना को खाना है, उस तरह से चीज़ें यहाँ पर नहीं है। इसलिए स्पेक्ट्रम काफ़ी यूज़फुल बुक है। तो ये लास्ट वाला जो चैप्टर है ना, इसको देख लेना है और बहुत अच्छे से देखना है। तो इसमें क्या है कि मतलब इसमें जो फेमस केस थे ना वो है, तो बहादुर शाह जफर केस ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अरविंदो घोष केस बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वीडी सावरकर केस, मतलब देख लीजिएगा, है ना। सब कुछ तो बताया नहीं जा सकता, सब कुछ बताने लगेंगे तो हिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाएगी यहाँ पर। तो इसको आपको इस तरह से जो है चीज़ें यहाँ पर बांट के आपके लिए दी गई हैं, थाली में परोस के दी गई हैं, इसको अच्छे से खाना है इसको। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने बताया कि भारतीय धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, तो उसमें यही चीज़ें दी हुई हैं। भारत धर्म महामंडल को किसने संस्थापक किया था और किससे संबंधित थी, द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, है ना, इसको किसने बनाया था और किस चीज़ के लिए बनाया था। तो इस तरह से चीज़ें आपको कैटेगराइज करके दी हुई हैं, और ये वाला पोर्शन काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और ये लुसेंट में भी कैटेगराइज करके दिया हुआ है, लेकिन लुसेंट के भरोसे तो नहीं रहना है। लुसेंट का स्टैंडर्ड अलग है और इसका स्टैंडर्ड अलग है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, ये तो कहना ही नहीं है, लेकिन इसमें सभी अधिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए कि कौन कौन से अधिवेशन आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, जातीय आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज, जस्टिस पार्टी, कांग्रेस का हरिजन आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, नदार आंदोलन, ये सब आपको पढ़ना है। कृषक आंदोलन बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ब्रिटिश शासन के प्रमुख कानून नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई हर्जा नहीं है। फिर आपका प्रमुख शिष्टमंडल नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई हर्जा नहीं है। विदेशों का अधिकार नहीं पढ़ेंगे, कोई हर्जा नहीं है। क्रांतिकारी संगठन पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हर्जा होने वाला है आपको, तो पढ़ना है। मित्र मेला, अनुशीलन समिति, अभिनय भारत बहुत पूछा गया है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बहुत पूछा गया है, तो अच्छे से पढ़ना है। समाचार पत्र एवं जर्नल नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हर्जा होगा आपको, प्रीलिम्स रुक सकता है आपका, तो पढ़ना है इसको। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। न्यूज़पेपर के बारे में, मैगजीन के बारे में, जर्नल के बारे में। आधुनिक भारत में अकाल आयोग नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्जा आपको होने वाला नहीं है। ब्रिटिश शासन में अर्थव्यवस्था, वित्त सम्मति आयोग समितियां नहीं पढ़ेंगे, कोई हर्जा होने वाला आपको नहीं है। और इसी के साथ हमारा स्पेक्ट्रम का जो किताब है वो ख़त्म हो गया। तो मैंने कोशिश की कि आपको स्पेक्ट्रम के किताब का ओवरऑल जो व्यू दिया जाए वो मैं आपको बता सकूं, और मैंने बताने की कोशिश की है। तो यहाँ से आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी, बाद में हम लोग भी आपको बता दिया करेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताइए। मुरनाल की जो वीडियो है, अगर आपके पास समय है, 68 69 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि 2 साल 1.5 साल है, तो आप मुरनाल की यूट्यूब चैनल है मुरनाल, MRUNAL, ये आप कीजिएगा, मुरनाल हिस्ट्री। बहुत सारे लेक्चर स्पेक्ट्रम के वहाँ पर दिए हुए, आप उसको भी देख सकते हैं आराम से बैठ करके। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी में लगे रहिए, सफलता आपके सामने होगी। थैंक यू।